welcome back to my YouTube channel, The Ocean of Knowledge. So I am your friend and your host Gurpreet Singh. So guys, आज से पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी वो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी. आई हैड पोस्टेड, उसमें मैंने ये पोस्ट किया था कि दैट आई विल पोस्ट वीडियोस रिगार्डिंग टू पीएससीबी सिलेबस, क्योंकि ये वीडियोस बहुत कम मिलती हैं यूट्यूब पे. थैंक्स टू बलजीत ब्रो भाई, आपने मतलब कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो. अब मैं आपको वो टॉपिक शेयर करूंगा जो पीएससीबी सिलेबस के रिगार्डिंग भी होंगे, उनमें भी वैसे चैप्टर्स होंगे, सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग भी होंगे और नॉलेजेबल भी होंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, ये दुनिया है ना, इसमें मतलब कि तीन तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं थोड़े जो कम पढ़ते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है. एक होते हैं जो एवरेज होते हैं, एक होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं. गाइस, जो मैं वीडियोस डालूंगा जिससे रिगार्डिंग मेरा होगा, जैसे मैं समझाऊंगा उससे हर बच्चे को बेनिफिशियल होगा, हर बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल होंगी. गाइस, मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये समझ भी आएगा. आप ये सुन के थोड़ा सा पढ़ के पेपर देने जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरु गोबिंद सिंह जी पे. गाइस, ये एक टॉपिक है हमारी 10th क्लास की पीएससीबी की बुक से, हिस्ट्री का चैप्टर है गुरु गोबिंद सिंह जी. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. क्या आपने सुपर हीरोज की मूवीज देखी हैं? इसमें आपको बहुत सारे सुपर हीरोज देखे होंगे, जैसे बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका. गाइस, क्या आपने असल जिंदगी में कोई सुपर हीरो देखा है? अगर नहीं देखा तो आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में बात करने जा रहे हैं. गाइस, जो गुरु गोबिंद सिंह जी है ना, वो हमारे सिख इतिहास के 10वें गुरु जी रहे हैं और वो आखिरी गुरु जी थे. उसके बाद में उन्होंने जो सारे ग्रंथ थे उन्हें कंपाइल करके आदि ग्रंथ बनाया और वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगले गुरु घोषित कर दिया. गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में, जो कि सिख इतिहास के 10वें गुरु जी थे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो गाइस, हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मैटायरडम ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी. जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उनका जन्म पटना में हुआ. ठीक है, उनके पिताजी का नाम था, उन्होंने मतलब कि उनके पिताजी का नाम था श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिख इतिहास के 9वें गुरु थे. ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है मैटायरडम ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पे. आपको पता है, जब मतलब कि उस टाइम पे 1600 या 1650 के बाद का जो टाइम था वो बहुत गंदा टाइम था हिंदुओं के लिए. वो एक बहुत ही गंदा टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे जो औरंगजेब था, जो कि शासक था, मुगल शासक था, वो सारे ही इंडिया को एक मुगलिया देश बनाना चाहता था. जैसे पाकिस्तान है वो एक मुगलिया देश है, वो सारे हिंदुस्तान को एक मुगलिया देश बनाना चाहता था. तो इसीलिए जो कश्मीरी पंडित थे ना, वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास फरियाद लेके आए कि प्लीज़ हमारी ये फरियाद है कि हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो. कि तो फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि इस कार्य के लिए, इस काम के लिए एक बहुत ही उच्च पर्सनैलिटी, एक बहुत ही उच्च महान आत्मा की लोड़ है, महात्मा की लोड़ है. तो उनके जो बेटे थे गोविंद राय, मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह जी जब छोटे थे तब वो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना नहीं की थी, इसलिए तब उन्हें गोविंद राय, उनका नाम गोविंद राय था. ठीक है, तो वो कहते हैं दैट हु विल बी मोर ग्रेटर देन यू, हु कुड बी मोर ग्रेटर देन यू माय फादर. क्योंकि वो श्री गुरु तेग बहादुर जी उस टाइम पे 9वें गुरु थे एंड ही वाज द गॉड एंड ही वाज द गॉड. ठीक है, वो अभी भी गॉड है. ठीक है, इसीलिए उन्हें कहा कि आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आपसे बड़ी महान आत्मा कौन हो सकती है. इसीलिए उन्हें कहा कि उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी चांदनी चौक में दिल्ली में शहीद हो गए एक कश्मीरी पंडितों की खातिर, ताकि उन्हें मुगल धर्म ना हासिल करना पाए. ठीक है, तो जो चांदनी चौक है, जब हम दिल्ली में जाते हैं, चांदनी चौक जाते हैं, चांदनी चौक से आगे रेड फोर्ट है, बीच में गुरुद्वारा साहिब आते हैं जिसका नाम है असीसगंज साहब. गाइस, ये जो गुरुद्वारा है ना, यहाँ पे श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया था. तो यहीं पे इनकी याद में श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में असीसगंज साहब गुरुद्वारा बनाया गया है. So now guys, we are going to talk about life of श्री गुरु गोबिंद सिंह जी. गाइस देखो, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की कहानी स्टार्ट होती है उनके जन्म से. तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था दिसंबर 22, 1666 यानी कि 1666 एडी को पटना में. एडी होता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट या फिर एमो डोमिनी. ठीक है, तो उनके माता जी का नाम था, हिज मदर्स नेम वाज माता गुजरी जी एंड हिज फादर्स नेम वाज श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे. He spent his 5 years in पटना, मतलब कि उन्होंने अपने जो स्टार्टिंग के अपना चाइल्डहुड था, जो 5 साल थे, वो पटना में गुजारे. He used to play such games that one day
that one day he would become a great religious leader. Guys, ये जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, वो मतलब कि अपने जो फ्रेंड्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। एक बल्कि फिर वो उन्होंने रेसलिंग मैचेस कराते थे, रेसिंग मैचेस कराते थे, जिससे पता चलता था कि एक दिन वो एक बहुत ही महान आत्मा बनेंगे। He was good in languages, उन्होंने लैंग्वेजेस भी बहुत सीखी थी, जैसे पर्शियन, जिसे हम फारसी भी कहते हैं, गुरमुखी, संस्कृत, देवनागरी। He was also good in mathematics, वो मैथमेटिक्स गणित में बहुत अच्छे थे वो। He learned Persian from काजी पीर मोहम्मद। गाइस, ये जो पिछले टाइम में जो पर्शियन थी, वो मतलब कि पहले ये काजी होते थे, काजी पीर मोहम्मद पंडित होते थे, उनसे देवनागरी सीखते थे, मैथ सीखते थे, गणित सीखते थे, ठीक है, उनसे ही सीखते थे। पहले स्कूल्स कम होते थे, ठीक है। तो ही मतलब कि उन्होंने जो पर्शियन थी, फारसी थी, वो काजी पीर मोहम्मद से सीखी थी। और संस्कृत गाइस, उस टाइम में संस्कृत एक बहुत ही एसेंशियल लैंग्वेज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, ठीक है, क्योंकि वो तो एक बहुत ही बड़े पर्सनैलिटी थे, इसलिए उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी संस्कृत को सीखना। तो उन्होंने संस्कृत को सीखा पंडित हरदास से, ठीक है। और जो राजपूत बंजर सिंह थे, उन्होंने उनको घोड़सवारी और शस्त्र विद्या सिखाई, ठीक है। ही लर्नड गुरुमुखी फ्रॉम पाई मतीदास एंड पाई साहब चंद जी। भाई जो पाई मतीदास जी थे ना, उन्हें श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद कर दिया गया, उन्हें तसीहे दिए गए ताकि वो इस्लाम को कबूल कर लें, लेकिन वो गुरु के सिख थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। उन्होंने अपना धर्म सिख ही रखा, अपने धर्म से नहीं डोले, ठीक है। पाई मतीदास जी और पाई साहिब चंद जी ने उन्हें गुरुमुखी सिखाई। तो गाइज, ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी की लाइफ। अब आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। So guys, our next topic is attainment of guruship and martyrdom of 9th Guruji. वैसे हमने पहले भी पढ़ा है, अब हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। After the martyrdom of Shri Guru Tegh Bahadur Ji, Gobind Rai was chosen as the 10th Guruji. He became Guruji at the age of 9 years. गाइस, क्या आपको पता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमारा सिख धर्म है, ये इसमें जो सबसे छोटी उम्र वाले गुरुजी कौन से रहे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अगली वीडियो में उसको शाउट आउट दूंगा, ठीक है। तो जो हमारे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, उनका जो मतलब कि वो 9 साल की उम्र में, मैं 15 साल का हूँ, मैं अभी मतलब कि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकता, वो गुरुजी बन गए थे। मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी सिख धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ गई थी सिर्फ 9 साल की उम्र में। ही वॉज अ वेरी वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैरिज ऑफ गुरुजी। have mentioned that Guruji had 3 wives, Mata Jito ji, Mata Sundari ji and Mata Sahib Kaur ji. But some scholars said that Mata Sundari ji is the second name of Mata Jito ji, and after taking Amrit, she was known as Mata Sahib Kaur ji. Guruji was blessed with 4 sons, Sahibzada Ajit Singh ji, Jujhar Singh ji, Zorawar Singh ji and Fateh Singh ji. Guys, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे, क्योंकि जो हिस्टोरियंस थे ना, स्कॉलर्स, हिस्टोरियन जो हिस्ट्री में पीएचडी करते हैं, हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कईयों ने पता चलाया, कई उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने भी बताया कि कुछ कहते हैं कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की 3 पत्नियां थी, माता जीतो जी, माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो माता जीतो जी, माता सुंदरी जी का ही नाम था, और जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की तो अमृत छकने के बाद उनका नाम डल गया माता साहिब कौर जी। गुरु जी के 4 बेटे थे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। सो गाइज, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये चैप्टर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गाइज ये हिंदी मीडियम वाले भी इसे कर सकते हैं, पंजाबी मीडियम वाले भी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे पंजाबी में ट्रांसलेट करके पेपर में लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए ये जो मैं आपके लिए ये जो पीपीटी है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे आप लर्न कर सकते हो। लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है कि आपको इसे लर्न करना है, लेकिन आपको इसको मतलब कि रट्टे नहीं लगाने, इसको लर्न करना है। लर्न करना अलग बात होती है, रट्टे मारना अलग बात होती है। आपको लर्न करना है, लर्न करके इसको लिखोगे तो ये आपको सारी उम्र याद रहेगा। लेकिन अगर आप रट्टे मारोगे तो ये सिर्फ आपको कुछ पलों के लिए याद रहेगा, सिर्फ पेपर के लिए याद रहेगा, पेपर के बाद आपको फिर भूल जाएगा। अगर आपकी लाइफ में अगर आप आगे कोई हिस्टोरियन बनोगे, आर्कियोलॉजिस्ट बनोगे, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, सिख हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज यू बिलोंग टू पंजाब, ठीक है। आपको सिख हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और फिर टीचर आपको जो बताएगा ना, वो आपको जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो वो आपको लॉस करेगा। तो इसे मतलब कि क्रैम मत करना, इसको लर्न करना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख आर्मी। गाइस देखो, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, वो एक बहुत ही ब्रेव गुरु जी थे। मतलब कि
वो एक बहुत ही ब्रेव गुरुजी थे। उन्हें लगा, जो कृपाल चंद जी थे वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख थे, उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख बने वो, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि देखो मतलब कि हमें ये जो सिख धर्म में एक आर्मी खड़ी करनी चाहिए, एक सेना खड़ी करनी चाहिए, जिसके जरिए हम जो बुराइयां हैं उनसे लड़ सकते हैं, क्योंकि आप गुरुजी हो, आपको शस्त्र विद्या आती है, हमें ये एक आर्मी खड़ी करनी चाहिए सिखों की। तो जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे वो मान गए, और उन्होंने कृपाल चंद जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की सलाह से उन्होंने मतलब कि अनाउंसमेंट कर दी कि जिस भी लोगों के 4 बेटे हैं वो अपने 2 बेटे सिखों को दान कर दे, मतलब कि लड़ाई में करे, आर्मी में उनको ज्वाइन करवा दे। और मतलब कि जैसे जो ये गुरुजी थे ना, इनके जो बड़े बड़े अमीर होते हैं, बड़े बड़े मतलब धनवान लोग होते हैं, ये इनको गिफ्ट देते थे। गिफ्ट में इनको मतलब के पहले लंगर सिस्टम भी स्टार्ट था, श्री गुरु नानक देव जी ने लंगर सिस्टम की स्थापना की, तो लंगर में दान करते थे। तो इन्होंने कहा कि आप लंगर में दान करने की बजाय, आप और गिफ्ट देने की बजाय हमें घोड़े दो, जो लड़ाई में सामान इस्तेमाल होता है वो हो, जिससे कि हम एक अच्छी आर्मी एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, तो इसके जरिए, अपनी दृढ़ निश्चय के जरिए गुरुजी ने एक बहुत ही छोटे समय में एक बहुत ही बड़े आर्मी खड़ी कर ली, एक बहुत ही बड़े सोल्जर्स की आर्मी खड़ी कर ली बहुत ही छोटे टाइम में। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है रॉयल सिंबल्स अटेन बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है गाइस, तो ये जो टॉपिक है ना, मतलब कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, वो बेटे थे श्री गुरु तेग बहादुर जी के। ठीक है, और जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के, उनके पिताजी का नाम था श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, और जो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिताजी का नाम था श्री गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, ये याद रखना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, उनके जो दादाजी थे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गाइस उनका ना मतलब कि वो एक रॉयल सिंबल अटेन करते थे। उन्होंने मीरी पीरी की स्थापना की, मीरी पीरी तलवारों की स्थापना की, और उन्होंने कलगी लगाते थे। यहाँ पे जो पगड़ी होती है ना, पगड़ी पे ऐसे मतलब कलगी होती है, वो लगाते थे, जिससे कि उनकी शान बढ़ती थी। वो घोड़े रखते थे, हाथी राजाओं के जैसे रहते थे, राजाओं के जैसे जीवन व्यतीत करते थे। वो दबान लगाते थे अपना। ठीक है, वो मतलब कि हंटिंग करने भी जाते थे आनंदपुर साहब के जंगलों में। वो एक मतलब कि जैसे सिंहासन होता है ना, ऐसी चेयर पे बैठते थे, अपने दरबार में, अपने महल में बैठते थे। ठीक है, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, उन्होंने अपने दादाजी की तरह अपने दादाजी की का ही जीवन अपने आप जिए, वो अपने दादाजी का ही जीवन जिए, मतलब कि जो वो उन्होंने मतलब रॉयल सिंबल्स अटेन किए, वो सिंहासन पे बैठने लगे। तो गाइस, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह थे ना, उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। ही हैड अ मस्कुलर बॉडी, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी। वो मतलब कि उनमें हर क्वालिटी थी, ही हैड एवरी क्वालिटी, मतलब कि उनमें वो एक अच्छे फौजदार भी थे, अच्छे मतलब कि कमांडर भी थे, अच्छे जनरल भी थे। वो लोगों का भी सोचते थे, लोगों की भलाई के बारे में भी सोचते। वो हर एक पर्सनैलिटी, ही वॉज वेरी गुड, वो महान आत्मा थे। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि मतलब कि अगर कोई अच्छा आदमी होता है ना, तो उस अच्छे आदमी को नीचा दिखाने के लिए, उसको मारने के लिए एक बुरा आदमी भी आगे इकट्ठा होता है, उससे ईर्ष्या करता है, वो ना ईर्खा करता कि भी जो कोई बड़ा आदमी बन जाना, और कोई वड्डी आर्मी और लोगों की भला करता, तो आप लोगों का खून किद्दां चूसांगे, आप लोगों को मारांगे किद्दां, आप लोगों को ठगी थोड़ी किद्दां करांगे। इस करके उस टाइम पे मतलब कि उस टाइम पे जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, उनकी आर्मी बहुत ही बढ़ रही थी, मतलब कि उनकी पावर इंक्रीज हो रही थी, उनकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी। तो ये बात ना कई राजाओं को, जो पहाड़ी राजा थे उस टाइम पे, पहाड़ियों पे जो राजा राज करते थे उस टाइम पे, वो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने ललकार दिया श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को, आप आओ हमारे साथ युद्ध करो। ठीक है, तो एट दैट टाइम 1688 एडी में पंगाणी एक जगह थी, एक प्लेस थी, उस टाइम पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हिल स्टेट्स के जो राजा थे, उन्होंने वहां पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ युद्ध किया, और वो बुरी तरह से हार गए। गुरु गोबिंद सिंह जी की आर्मी ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। तो हमारा नेक्स्ट है कि उन जो मतलब कि जो राजा थे, मैंने आपको बताया ना, गुरु गोबिंद सिंह जी एक राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो उनके पास और भी किले आ गए, जैसे आनंदगढ़, फतेहगढ़, केसगढ़ और लोहगढ़, ये किले भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आ गए। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट लड़ाई जो है
जो वो एक औरंगजेब, मैंने आपको कहा ना मुगलों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया था, ठीक है। तो मतलब कि उनकी शहीदी के बाद भी श्री गुरु वो टले नहीं, वो श्री गुरु उनके जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद राय जी, उनके मतलब के अब उन्होंने उनको ललकार दिया कि आओ हमारे साथ लड़ो, ठीक है। कि उनकी पावर तो बढ़ रही थी, ठीक है। तो औरंगजेब ने पूरी जो स्टेट पे रूल करते थे, पंजाब पे जो रूल करते थे, राज करते थे जो पंजाब पे, ठीक है, उन्होंने उनको पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये सारे एक होते थे, ठीक है। उस टाइम पे जो कांगड़ा है ना, कांगड़ा कहाँ आता है, कांगड़ा आता है हिमाचल प्रदेश में। तो जो औरंगजेब था उसने कांगड़े के राजे को कहा कि मतलब कहा तो सारे पंजाब को ही, ठीक है, लेकिन जो कांगड़ा का राजा था उसने अपने बेटे को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लड़ाई करने भेजा, लेकिन वो भी फिर बुरी तरह से हार गया, ठीक है। उसके बाद उसने वही कांगड़े के राजे ने हुसैन खान को भेजा गुरुजी के साथ लड़ाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन तब मतलब कि उन्होंने जो हमारी आर्मी को घेर लिया, ठीक है। और उस लड़ाई में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हिल स्टेट्स के जो राजा थे वो भी उनके साथ शामिल थे, ठीक है। लेकिन उस लड़ाई में जो हिल स्टेट्स के राजा थे उनके साथ उनको कई राजों को उसने मार दिया, हुसैन खान ने मार दिया, लेकिन सिख आर्मी को उसने कुछ नहीं कहा, मतलब कि उसने कुछ गलत नहीं किया सिख आर्मी के साथ, गुरुजी और उसकी आर्मी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ खालसा, खालसा पंथ की स्थापना। गाइस जो खालसा पंथ की स्थापना थी ना, वो श्री गुरु नानक देव जी ने भी बीज बो दिया था, उसको पानी दिया, श्री गुरु अमरदास जी ने, श्री गुरु अंगद देव जी ने, अर्जन देव जी ने, रामदास जी ने, सब ने उसको पानी दिया और उसका जो फल उतारा वो उतारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने इसको एक perfect shape दी, he gave a perfect shape to the Sikh religion, he founded खालसा पंथ। उन्होंने इसकी स्थापना की 1699 AD में बैसाखी वाले दिन। गाइस उन्होंने ना पता क्या किया, उन्होंने ना मतलब कि बकरा कहते हैं, ये कुछ एक सुपरस्टिशन है, पता नहीं क्या है, उन्होंने कहते कि बकरा वड्या, ठीक है, बकरा वड्या, तलवार मतलब कि तलवार घूमना उन्होंने रंग दी, ठीक है। तो वो बाहर आए, दीवान सजा होया सी, तो बाहर आए तो कहंदे कि मैनू एक बंदे दी लाश चाहिए, खून चाहिए एक बंदे दा, ठीक है, कि एक इहो जिहा किहड़ा बंदा जिहड़ा सिख धर्म लई अपनी जान भी दे सके, ठीक है। तो उस टाइम पे एक बंदा आया, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करते श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे साजे, फिर अमृत बनाया, खंड पतासों का अमृत बनाया, वो सबको पिलाया, ठीक है। तो जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, उन्होंने ऐसे खालसा पंथ की स्थापना की। तो जो खालसा पंथ था ना, उसकी स्थापना के बाद जो खालसा था ना, उसके कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ सिद्धांत थे कि वो खालसा ये करेगा ये नहीं करेगा। तो पहला सिद्धांत था कि जो खालसा था ना, वो अपने नाम के आगे सिंह या कौर लगाएगा। जो बंदे होंगे, जो मर्द होंगे, वो अपने नाम के साथ सिंह लगाएंगे, और जो औरतें होंगी वो अपने नाम के साथ जो अमृत छक के कौर लगाएंगी। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल था कि जो खालसा है ना, वो कभी भी किसी औरत और किसी बच्चे को कभी मारेगा नहीं, ठीक है। तीसरा है, वो कभी मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करेगा, ही विल नेवर प्रैक्टिस आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप होती है कि मूर्ति पूजा, वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करेगा, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ रहेगा। उससे अगला है कि मतलब खालसे में एंटर करने के लिए, खालसा पंथ को साधने के लिए, खालसा पंथ में आगे बढ़ने के लिए उसको अमृत पीना होगा, पतासों का अमृत पीना होगा। उससे अगला है कि उसको 5 एम्बलम्स पहनने होंगे। खालसे के 5 एम्बलम्स थे, कक्का कड़ा, कक्का कशहरा, कक्का कृपान, कक्का केश ते कक्का कशहरा, ठीक है। कशहरा मतलब कि अंडरवियर, लॉन्ग अंडरवियर्स, उसे हम कशहरा कहते हैं। कड़ा ये जो मैंने पहना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कड़ा, ठीक है। केश बाल, वो लंबे बाल रखेगा, दस्तार साजेगा। कृपान, वो कृपान पहनेगा। गात्रा भी जिन्हों आपा कहने, ठीक है, वो गात्रा पहनेगा, ठीक है। तो ये जो पांच एम्बलम थे, 5 ककार थे, वो इसको जरूर पहनेगा, इससे कि मतलब कि वो कभी अपने आप से दूर नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो आगे खालसा विल नॉट ईट और ड्रिंक एनी इंटॉक्सिकेंट्स और नॉन वेज। खालसा कभी भी शराब नहीं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा, किसी बेजानवर को नहीं मारेगा, किसी मतलब कि वो ऐसे बुरे काम नहीं करेगा। और एक और सिद्धांत था कि जो खालसा था वो सुबह जल्दी उठ के 5 बाणियों का जाप करेगा, 5 बाणियों पढ़ेगा। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मार्टायरडम ऑफ गुरुजी। तो देख जो गुरुजी थे ना, वो एक बहुत ही उच्च पर्सनैलिटी थे, बहुत महान आत्मा थे, तो ठीक है। उनकी जो हत्या के लिए जो
वजीर खान था जो औरंगजेब का वजीर था, उसने 2 पठान भेजे गुरुजी की हत्या के लिए, और उनमें से एक पठान ने मौका देख के गुरुजी के पेट पे एक डैगर मार दिया, एक हथियार होता है वो मार दिया, और गुरुजी उसके बाद शहीद हो गए अक्टूबर 1708 में। मतलब कि 1708 ईस्वी में गुरुजी, मतलब कि गुरुजी तब उन्होंने ज्योति ज्योत नहीं समाई, उनकी तब ज्योति ज्योत समाई क्योंकि एक बार ना मतलब कि गुरुजी नंदेड़ के बाद जब कहीं और गए थे, वहां जाके गुरुजी मतलब कि गुरुजी अपने मतलब कि एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब डिसिप्लिन्ड मैन थे, क्योंकि उनमें सभी पर्सनैलिटी थी, वो डिसिप्लिन्ड भी थे, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनके टांके खुल गए और उनकी तब वो ज्योति ज्योत समा गई, तो ठीक है। और गुरुजी ने एक और बड़ा पुण्य का काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, वो था क्रिएशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहब जी। गाइस उन्हें पता था कि आने वाला टाइम एक बहुत ही कलयुग का टाइम है, बहुत ही गंदा टाइम है, तो आने वाले टाइम में अगर गुरुजी मतलब कि गुरुजी ग्रंथ साहब नहीं बनाते, गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं बनाते, तो अब तक बहुत सारे गलत आदमी भी, जो गलत आदमी थे वो भी आज तक गुरुजी बने हुए थे, और फिर ये दुनिया नहीं बचती, ठीक है। तो गुरुजी को ये सब पता था, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी बनाया, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना कर दी दमदमा साहब में 1704 ईस्वी में। गुरुजी ने बल्कि उन्हें पता था उनकी जो औरंगजेब से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, उन्हें पता था आगे वाला टाइम बहुत गंदा आ रहा है, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी और भाई मणि सिंह जी, ठीक है, उन्होंने जो आज तक के सभी ग्रंथ थे ना उनको इकट्ठा किया, आदि ग्रंथ बनाया, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का नाम दे दिया कि आज के बाद आपके गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया जिसमें आपको कुछ नहीं समझ आया, ठीक है, तो आप गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ो, इसमें आपकी लाइफ का हर उत्तर है। गुरु जी ने इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब जी को आने वाले गुरुओं का दर्जा दिया, ठीक है। हम थोड़े क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी ये जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना मैं, ये थोड़े मैंने चैप्टर में नहीं डिस्कस किए, ठीक है, बल्कि बाकी जो क्वेश्चन है ना वो चैप्टर्स में मैंने जो आपको बताया ना उससे डिस्कस हो जाएंगे, उससे आपके वो आंसर निकल नहीं होंगे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, मेरे टेलीग्राम पे आना, मैं उस पर आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ी बैटल्स हैं। तो जो खालसा बना ना, खालसा की स्थापना के बाद कई बैटल्स हुई, उसमें पहली बैटल थी जो आनंदपुर साहब की पहली बैटल थी, वो 1701 ईस्वी में हुई थी। गाइस इस टाइम पे ना जो पहाड़ी राजा थे ना वो मतलब कि थोड़े उछल गए थे, अपने आ गए थे, अपनी आई पे आ गए थे। उन्होंने पता क्या किया, गुरु जी को कहा कि यहाँ तो तुम आनंदपुर साहब का हमें रेंट दो, ठीक है, या तो तुम यहाँ से चले जाओ। गुरुजी ने कहा हमने कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, हम गलत का साथ क्यों दे, हम गलत से क्यों डरे। गुरुजी की इनसे लड़ाई हुई और गुरुजी इसमें जीत गए, ये बुरी तरह से हारे, ठीक है। तो इसके अगली बैटल थी बैटल ऑफ बसौली इन 1702 AD। गाइस ये बैटल गुरुजी और उनके दुश्मनों के बीच हुई थी 1702 AD में। तो ये बैटल मतलब कि इतनी पेपर्स में नहीं आती, ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जिक्र कर दूंगा, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट बैटल है आनंदपुर साहब की बैटल, दूसरी बैटल। इस बैटल के दौरान गुरुजी को मतलब कि जो मुगल सिपाही थे और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरुजी को गुरिल्ला युद्ध तकनीक होती है ना, उससे गुरुजी को घेर लिया। उसमें पता क्या होता है, गुरिल्ला युद्ध तकनीक में होता है जैसे ये बंदा है ना, ठीक है, इसके एक तरफ का खाली छोड़ देंगे, बाकी चारों तरफ से उसे घेर लें, इधर से जाएगा तो इधर से मरेगा, इधर से जाएगा तो इधर से मरेगा, ये थी गुरिल्ला तकनीक, ठीक है। उन्होंने उससे घेर लिया, ठीक है। तो गुरुजी का फिर लड़ना जीतना थोड़ा नामुमकिन, वहाँ रहना नामुमकिन था। तो प्यारियों ने जो मतलब कि गुरुजी के फॉलोअर्स थे उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया दैट कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाए, नहीं तो हम मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा हम नहीं मरेंगे, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। तो जो गुरुजी के माताजी थे, माता गुजरी जी, उन्होंने गुरुजी को समझाया कि नहीं तुम यहाँ से चले जाओ। तो गुरुजी वहाँ से छोड़कर चले गए। तो इस बैटल के दौरान भी बहुत सारा नुकसान हुआ, गुरुजी आनंदपुर साहब छोड़ के चले गए। अगली बैटल हुई सिरसा की। सिरसा नदी जो थी ना तब बाढ़ आ गया था जब गुरुजी आनंदपुर साहब छोड़ के जा रहे थे ना। तो जो सिरसा नदी थी ना वहाँ जब उन्होंने गुजरा तो वहाँ पे उनसे जो उनके दो छोटे साहिबजादे थे, बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, वो दोनों अलग हो गए और माता गुजरी जी भी अलग हो गए। तो उस टाइम पे गुरुजी के साथ 50 से 40 सिख थे और उनके दो साहिबजादे भी थे, ठीक है। तो इस टाइम पे
सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो सेकंड बैटल आनंदपुर साहब की थी ना, उसमें 40 सिखों ने गुरुजी को बेदावा लिख दिया था। गुरुजी को कह दिया था कि आगे आप अपने आप जाओ, हम छोड़ के जा रहे हैं कि हम आगे नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो ये मैं बात बताना भूल गया था, सॉरी। हम नेक्स्ट बैटल ऑफ सिरसा पे कंटिन्यू करते हैं। इस बैटल में जो पहाड़ी राजा और मुगल थे उन्होंने उनका पीछा किया। पीछा करते करते जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे उनके साथ एक बहुत भयानक युद्ध हुआ। एक दिन पूरा, एक रात और एक दिन पूरा यह युद्ध चलता रहा। और इस युद्ध के दौरान गुरुजी के 2 साहिबजादे शहीद हो गए, गुरुजी के 3 प्यारे शहीद हो गए और गुरुजी के साथ 40 सिख थे, उनमें से सिर्फ 3 सिख बच गए। तो ये बैटल जो थी ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हार गए। इससे अगली बैटल आती है बैटल ऑफ खिदराना। ठीक है, ये जो बैटल थी ना, जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ये सिरसा नदी से जा रहे थे। ठीक है, इससे जाने के बाद जब गुरुजी आगे जा रहे थे ना, गुरुजी माछीवाड़ों के जंगलों में गए, इससे बाद हो गए खिदराना। ठीक है, जब वो खिदराना गए ना, खिदराना मतलब जैसे जाते गए सिख जुड़ते गए, करीब गुरुजी के साथ 2000 सिख जुड़ गए थे। और उसके बाद जो सिखों ने बेदावा लिखा था वो भी गुरुजी के साथ जुड़ गए। कुल गुरुजी के पास 2500 सिख था। गुरुजी के पास बहुत ही अच्छी आर्मी थी। तो तब जो खिदराना में बैटल हुई उसमें जो 40 सिख थे वो शहीद हो गए। इसीलिए जो हमारी अरदास है उसमें लिखे होता है 40 मुक्तियां, इन्हें वो 40 सिख थे, इन्हें वो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इनके शहीद हो गए, इसीलिए उन्होंने इस खिदराना का नाम मुक्तसर रख दिया इसके ब्याह पे। तो ये जो बैटल थी इसमें गुरुजी जीत गए और मुगल हार गए। तो गाइस कैसी लगी वीडियो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैंने कुछ आपको गलत गाइड किया होगा तो मुझे माफ़ करता, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। गाइस ये जो चैप्टर था ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस वीडियो को देख के कुछ पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। गाइस मैं और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस डालूंगा, चैप्टर्स की वीडियोस डालूंगा। मेरे जो बलजीत ब्रो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, मैं उससे रिलेटेड भी आपको अच्छी वीडियोस लाऊंगा। सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस प्लीज मास्क पहने। आज मैं कोई स्किट नहीं करूंगा, कोई ड्रामा नहीं करूंगा। गाइस आज हमने बहुत ही एक सीरियस चैप्टर पे बात की है। तो गाइस प्लीज मास्क पहने, घर बैठे। अगर कोई ज़्यादा काम हो तो बाहर जाएं। मैं तो कहता हूँ ट्यूशन भी मत जाएं, क्योंकि ट्यूशन से आपका एक तो पैसे जाएंगे, एक तो वो इतने अच्छे से पढ़ाते नहीं है। गाइस मैं आपको फुल फ्लैज चैप्टर की वीडियोस डाल दूंगा। आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियोस एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव यू ऑल।